ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि कितना हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, सो दैट तुम लोगों का भी रिवाइज हो जाए। अभी तक हमने ये देख लिया है कि रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस एक यूआई लाइब्रेरी है जिसका मेन पर्पज़ है नंबर ऑफ डॉम ऑपरेशंस को मिनिमाइज करना। ठीक है, नंबर ऑफ डॉम ऑपरेशन को मिनिमाइज करने के साथ साथ रिएक्ट हमें एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करता है जिससे कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और हमने एक्सप्लोर किया था डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट यूजिंग npm एंड वाइट एंड cdn। और हमने एक्सप्लोर किया यूज स्टेट हुक को। यूज स्टेट हुक कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कब हमें उसे यूज़ करना चाहिए। आज हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करके छोटी छोटी एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। और हम यूज़ इफ़ेक्ट को आज एक्सप्लोर करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट है क्या, और माउंट अनमाउंट को हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसका क्या मतलब है। और अगर हमारे पास आज टाइम रहा देन वी विल मेक अनदर गेम बेस्ड आउट ऑफ रिएक्ट, जहाँ पर हमें किसी एक लाइक से डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड कोई वर्ड गेस करना होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लाइक से विथ कैलकुलेटर। और अगेन कैलकुलेटर स्टार्ट करने से पहले मैं यूज़ स्टेट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। यूज़ स्टेट सिंपली एक हुक है जो रिएक्ट हमको देता है। यूज़ स्टेट हुक हमको सिंपली एक एरे रिटर्न करता है। उस एरे में दो चीज़ें होती हैं, एक वैल्यू और एक फंक्शन। उस वैल्यू को चेंज करने के लिए जब भी हम फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को चेंज करते हैं, रिएक्ट हमारे कंपोनेंट को दोबारा री-रेंडर करता है। री-रेंडर का क्या मतलब है, हमारे फंक्शन को दोबारा कॉल करता है विथ अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, तो किसी ने कैलकुलेटर बनाने का ट्राई किया है अभी तक? यस सर। बन गया पूरा? किया है सर। बन गया पूरा? यस सर। नहीं सर, सिर्फ यूआई बनाया। नहीं, मुझे सर प्रॉब्लम आ रही थी दो कंपोनेंट्स के बीच में डेटा शेयर करने में, तो वो मेरे से रिजॉल्व नहीं हुई, तो उसके बाद मैंने फिर उसको ठीक है, तो ओके, लेट्स क्रिएट इट। सो देखो, मुझे कैलकुलेटर कोड में बनाने से पहले अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा कि मैं कितने कंपोनेंट क्रिएट करूँगा और हर कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अगेन उसके लिए हम चलते हैं अपने अपने ड्राइंग टूल में। ठीक है, अभी मुझे अगर रिएक्ट आती भी नहीं होगी तब भी मैं कैलकुलेटर बना सकता हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस रखना है क्योंकि कोडिंग इज़ द लास्ट पार्ट। पहले हमें अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी कि ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है। कंपोनेंट्स एंड मैं कैलकुलेटर ओपन भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम सारी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, हम ये चारों ऑपरेशन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इक्वल टू, और ये सारे नंबर यूज़र टाइप कर पाए। ठीक है, तो मैं सिंपली इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब इस यूआई को देख के हमें ये सोचना है कि यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट मुझे चाहिए होगा एक टेक्स्ट फील्ड जहाँ पर यूज़र कुछ टाइप कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट कंपोनेंट चाहिए होगा मुझे। ठीक है, एक इनपुट कंपोनेंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट मेरे पास कुछ बटन्स हैं। ठीक है, अब ये न्यूमेरिक बटन्स हैं 1 2 3 4। या तो मैं अलग अलग बटन्स बनाऊं
या तो मैं बस एक बटन बना लूँ और उसी बटन को रीयूज़ करूँ, ठीक है। सेम मेरे पास एडिशन के लिए भी बटन्स हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक बटन कंपोनेंट में बनाऊंगा और इस बटन कंपोनेंट से मैं सारे काम करवा लूँगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं बस एक बटन कंपोनेंट बनाऊंगा और उसके अंदर फिर मुझे इफ़ एल्स लगाना पड़ेगा, लाइक से कि अगर ये 1 बटन है तो ऐसा हो, 2 बटन है तो ऐसा हो। तो मुझे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा इन कंपोनेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अब हमें डिसाइड करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब इनपुट कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इनपुट कंपोनेंट में यूज़र कुछ भी बस टाइप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र कैन टाइप समथिंग, और जब यूज़र टाइप कुछ कर रहा हो तो टाइप करने के बाद मुझे वो वैल्यू एमिट भी करनी है। जो भी कंपोनेंट इनपुट कंपोनेंट को यूज़ कर रहा होगा उसको रिटर्न भी तो करना होगा, जो यूज़र ने टाइप किया है। रिटर्न दी एंटर्ड वैल्यू, ठीक है। बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनपुट कंपोनेंट की। बटन कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेबल को शो करना। लेबल इज दी नंबर एंड ऑपरेशन, ठीक है। और मैं इस बटन कंपोनेंट में क्लिक की फंक्शनैलिटी बाहर से भेजूंगा। परफॉर्म द क्लिक ऑपरेशन सेंट वाया प्रॉप आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है तो मुझे 2 कंपोनेंट्स चाहिए बस, एक इनपुट कंपोनेंट और एक बटन कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें किसी को डिस्कशन करना है कुछ। सर ये जो लास्ट वाला है ना, इसको एक बार परफॉर्म क्लिक ऑपरेशन सेंड बाय प्रॉप्स, मतलब प्रॉप्स के साथ हम बेसिकली जो मैं बटन बनाऊंगा मैं इसमें ऑन क्लिक भेजूंगा बाहर से। मैं ऑन क्लिक बटन कंपोनेंट के अंदर नहीं रखूंगा। जो मेरा बटन कंपोनेंट है ये बस जो फंक्शन इसको मिलेगा उसको इन्वोक कर देगा। अभी इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है सर ये ऑन क्लिक हम सिर्फ बटन पे इसलिए नहीं लगा रहे हैं ना, क्योंकि फिर वो उसी कंपोनेंट से पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम रेस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मेरा बटन कंपोनेंट को जो मिले वो परफॉर्म करे। अगर मैं 1 पे क्लिक करूं तो मैं 1 का फंक्शन डालूं, 2 पे क्लिक करूं तो 2 का। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो हमें सब पे करना होगा। यस, अदरवाइज हमें सब पे लिखना पड़ेगा। अभी कोड में चलेंगे तो दिख जाएगा इजीली, ठीक है। तो अभी हम कोड में चलते हैं और ठीक है, हम अपना सर्वर ओपन कर लेते हैं। कंसोल, एक डेवलपर का कंसोल हमेशा ओपन रहना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज जब भी काम करोगे कंसोल हमेशा ओपन रहेगा। अब इन सब कोड की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। ठीक है, अब कैलकुलेटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा कैलकुलेटर। इससे रिलेटेड सारी फाइल्स मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, सो दैट आई कैन ईजिली शेयर इट अमंग अदर्स, या फिर अपने कोड में ही यूज़ कर सकूँ। कैलकुलेटर अपने आप में ही एक फीचर है, इस वजह से मैंने इसके लिए अलग से फोल्डर बनाया, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर के अंदर मैं क्या फोल्डर स्ट्रक्चर रखूँगा,
मैं एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहेंगे, और एक फाइल बनाऊंगा सिंपली index.jsx कंपोनेंट के लिए मेन और style.css, ठीक है। और सिंपली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम कैसे कंपोनेंट्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन कैलकुलेटर एंड सीधे मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको दूसरी फाइल में यूज़ कर सकूँ, और यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ मैं सिंपली अभी एक div, ठीक है, कैल, और इसको हम अपने ऐप कंपोनेंट में चल के लगा भी देते हैं। इंपोर्ट कैलकुलेटर, ठीक है, सी यहाँ पर मुझे कैल लिख गया, ठीक है, क्योंकि ये हमने अपने कंपोनेंट में यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। मैं CSS भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट style.css, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनानी पड़ेगी जहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकूँ। तो चलते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इनपुट नाम से मैं बना लेता हूँ, और index.jsx सिंपली इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। एंड अगेन यहाँ से मैं प्लेस होल्डर मंगा लेता हूँ, प्लेस होल्डर बाहर से आ जाएगा जो भी इस कंपोनेंट को यूज़ करेगा। और अगेन मैंने बोला था कि इस कंपोनेंट का काम होगा जो भी यूज़र ने टाइप किया है उसको रिटर्न करना। तो देखो दो तरीके हैं, पीछे से यूज़र जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑन इनपुट फंक्शन भेजेगा ही भेजेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली इस ऑन इनपुट को डायरेक्टली यहाँ पे भी लगा सकता हूँ इस तरह से, बट ऐसे लगाने का ये डिसएडवांटेज होगा कि मुझे कंपोनेंट के बाहर यहाँ पर जहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा इनपुट, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर इनपुट कंपोनेंट को यूज़ करूँ, प्लेस होल्डर में मैं पास कर देता हूँ एंटर नंबर और ऑन इनपुट फंक्शन ऑन इनपुट console.log इवेंट, यहाँ पे मैंने style.css नहीं बनाई, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, कंसोल में लॉग हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, जो यूज़र इस इनपुट कंपोनेंट को यूज़ करेगा उसको e.target.value करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिले, मैं बार बार नहीं निकालना चाहता हूँ वैल्यू, ठीक है। ये कैसे होगा, मैं ये वैल्यू निकाल के भेजूंगा यहाँ पे फंक्शन हैंडल इनपुट में मैं इसको कॉल कर लूँगा e.target.value e, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश किया, ए सर टारगेट का स्पेलिंग अच्छा ए टाइप किया ए आ गया, बी टाइप किया बी आ गया, सी टाइप किया सी आ गया, ठीक है। और जहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मुझे वहाँ पे कोई भी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने निकाल के भेज दिया है। तो ये फ़ायदा हुआ एक कंपोनेंट बनाने का, ठीक है। अब मुझे बार बार इसको निकालना नहीं पड़ेगा, ओके। अब इनपुट कंपोनेंट रेडी है, अब मुझे चाहिए बटन कंपोनेंट, तो चलो बटन कंपोनेंट भी बना लेते हैं।
सिंपली मैं इसी इनपुट को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बटन, सो दैट मुझे एक्स्ट्रा कोड ना लिखना पड़े, और मैं यहाँ रीनेम कर दूँगा बटन। और यहाँ पे अब मुझे मिलेगा लेबल और ऑन क्लिक। इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ऑन क्लिक, इसको हटाते हैं, लेबल, ये काम करेगा नहीं, इसको पूरा ही हटाते हैं यार। ठीक है, मेरा बटन कंपोनेंट रेडी है। ओके, अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर में। यहाँ पे मैं बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड लेट्स ऐड बटन कंपोनेंट। और हैंडल क्लिक हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, हैंडल क्लिक यहाँ पे चल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मेरे दोनों कंपोनेंट्स रेडी हैं। सर मुझे एक चीज समझना है कि हमने जो इनपुट बॉक्स क्रिएट किया है वहां पे हम ऑन इनपुट नहीं लगा रहे हैं। हाँ हम जहां पे कॉल कर रहे हैं वहीं से फंक्शन भेज रहे हैं। हाँ, यहाँ सर पे लगाया है ना। ये क्या क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? यस सर, हम जहां भी कॉल करेंगे, जैसे हमने यहाँ कॉल किया है, मतलब हम उसके पेरेंट वाले में नहीं लगा रहे हैं जो इनपुट वाला कंपोनेंट है। सर तो हम जितने कंपोनेंट्स कॉल करेंगे सब में हमें फंक्शन लगाने होंगे। तो अगर तुम 10 जगह इनपुट लगाओगे तो 10 जगह फंक्शन बनाओगे ना। यस सर। तो वो तो तुम्हें वहां भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये नहीं होता सर कि हम उसी में लगा देते और वहां से सर प्रॉप्स के थ्रू वहां से इनपुट लेके और डेटा पास तो करवा तुम्हें देते। ये हर बार करना पड़ता है ना। अभी अगर मैं 10 बार इनपुट यूज करूंगा तो मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को 10 बार नहीं लिखना, मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, और कल को अगर मुझे इनपुट कंपोनेंट की स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी पड़ी तो मुझे 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके सर, एक रिक्वेस्ट है, तो ये आज वाला कोड थोड़ा डाल दीजिएगा गिटहब पे सर। ठीक है, क्योंकि यस। ओके। तो अब नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए ऑपरेशंस की बटन्स और क्या चाहिए? नंबर्स की बटन चाहिए। ठीक है सर, मुझे इसमें एक डाउट था सर। हम्म सर जब हम लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं हम्म तो कॉल मतलब वो कहाँ पे चिल्ड्रन कंपोनेंट में वो जाके कॉल हो रहा है या फिर पेरेंट कंपोनेंट में फिर चेंजेस? कौन सा लाइन नंबर बताओ? सर जो मेन कंपोनेंट जो था उसका पेरेंट कंपोनेंट। भाई कोड तुम्हारे सामने है, राइट? हाँ, मतलब ऑन इनपुट जो हम लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं, लाइन नंबर 16 की बात कर रहे हो? लाइन नंबर 9 से जो हम लोग 16 में जो भेज रहे हैं हाँ प्रॉप्स, तो फिर हाँ। वहां पे जाकर के फिर वो फिर एक फंक्शन के अंदर में वो फिर कॉल हो रहा है। हाँ, यस यस। बेसिकली इस इनपुट को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये
जो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया है पेरेंट कंपोनेंट कैलकुलेटर में, ये कॉल हो रहा है चाइल्ड कंपोनेंट इनपुट के अंदर, ठीक है। यही तरीका है चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास करने का, ठीक है। कई बार तुमको पूछा जाता है कि तुम कैसे चाइल्ड कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में से पेरेंट कंपोनेंट को डेटा भेजोगे, तो वाया फंक्शंस, ठीक है। तुम पेरेंट कंपोनेंट में फंक्शन क्रिएट करोगे और फिर उस फंक्शन को तुम भेजोगे चाइल्ड कंपोनेंट में, और चाइल्ड कंपोनेंट में उस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने एक फंक्शन को एज अ प्रॉप पास किया है, ठीक है। मैं अगेन ये एक कैलकुलेटर है, मैं इस सारे कोड को डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकता था इस तरह से, लाइक से, मतलब मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी कि मैं कंपोनेंट बनाऊँ, मैं सिंपली इनपुट और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ये सब कर सकता था, और इस कंपोनेंट की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही है। बट दिस इज़ नॉट हाउ वी शुड वर्क इन रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट में हमें हर चीज़ को कंपोनेंट लेवल पे सोचना है, इसीलिए मैंने सिंपली एक ये रीयूजेबल इनपुट कंपोनेंट बनाया है, सो दैट मैं तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं कि किस तरह से कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यूज़ को पास करते हैं और अपना काम करवाते हैं, ठीक है। अब इस इनपुट कंपोनेंट बनाने के कई सारे फ़ायदे हैं। अब वो क्या फ़ायदे हैं, मुझे हर बार यहाँ पर ये नहीं करना पड़ेगा, लाइक से जहाँ पे भी मुझे वैल्यू निकालनी है मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये तो ये तो बटन कंपोनेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहीं से सीधे निकाल के भेज दिया, ठीक है। तो आई होप अब तुमको क्लियर है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। सिंपली इनपुट इज़ अ कंपोनेंट जिसमें मैंने एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है, सो दैट फ्यूचर में कभी, ठीक है, अभी नहीं, फ्यूचर में कभी अगर मुझे टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत पड़े तो मुझे बार बार इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ना करना पड़े, और अगर मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी पड़े तो मुझे बार बार 10 जगह जाके ना करना पड़े, मैं सिंपली यहीं पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब सोचो अगर मेरे पास 10 इनपुट टेक्स्ट फील्ड होते पूरे एप्लीकेशन में और मुझे बॉर्डर करना पड़ता रेड, तो मुझे 10 जगह जाना पड़ता, बट अभी मैं सिंपली यहीं पे स्टाइल लिख सकता हूँ, ठीक है। सी रेड हो गया। अगर ये 10 जगह होता तो मुझे 10 जगह जाके नहीं करना पड़ता, ठीक है। एक क्विकली मेंशन करना है, आई थिंक अजय जब पूछ रहा था तो प्रोबेबली उसको वन वे डेटा बाइंडिंग नहीं बोलना था, उसको यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो के बारे में बोलना था मेरे ख्याल से। बेसिकली यहाँ पे अभी कोई डेटा फ्लो हो ही नहीं रहा है। क्या मैंने कोई वेरिएबल पास किया है यहाँ पे, क्या मैंने कोई वेरिएबल, कुछ इंफॉर्मेशन कुछ भी पास की है? नहीं, तो यहाँ पे डेटा फ्लो भी हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी बस मैंने स्केलेटन बनाए हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में जब मैं स्टेट्स वगैरह बनाऊंगा तब वहाँ पे लाइक से वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अभी मैंने बस चीज़ों को अटैच करके रखा हुआ है, सिर्फ मैंने ऐसा समझ लो प्लेस होल्डर्स बना के रखे हैं। अभी मैंने चीज़ों को वायर अप नहीं किया है, ठीक है। सी Okay. जैसे तुम बोल रहे हो ना कि टू वे, वन वे बाइंडिंग, वन वे डेटा फ्लो और टू वे डेटा फ्लो, तो अभी यहाँ पर लाइक से अगर टेक्निकली बोला जाए तो जैसे ऑन इनपुट मैंने पास कर लिया है तो लग रहा है कि हाँ भाई
मैं चाइल्ड से पेरेंट में भेज रहा हूँ, डेटा फ्लो हो रहा है, बट हाँ मतलब इन रियलिटी हाँ हो रहा है, बट अभी वो यूज़ में नहीं है, अभी वो तुम लोगों के लाइक से दिमाग में भी नहीं आना चाहिए था वो चीज़। बेसिकली अगर तुम ऐसी चीज़ें सोच रहे हो तो आई विल से कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जो चीज़ें सोचने लायक हैं वो ना सोच के हम अननेसेसरी चीज़ें सोच रहे हैं, और ना चाह लाइक और हमें पता भी नहीं है कि वन वे बाइंडिंग होती क्या है, और फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो दिस इज द कंसर्न। ठीक है, तो लेट्स अटैच सम स्टेट, उसके बाद फिर हम वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग में आएंगे। ठीक है, तो अगेन इसको मैं सेव करता हूँ और लेट्स रिमूव इट। तो ठीक है, अभी हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है। ओके, बटन की क्लिक पे सिंपली मैंने फंक्शन कॉल कर रखा है जो कि कंसोल कर रहा है, अभी मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है नंबर्स बटन और ऑपरेशंस की बटन। ठीक है, तो अब नंबर बटन बनाने का इजी तरीका क्या है कि मैं सिंपली इस तरह से बना दूं। ठीक है, बट क्या ये तरीका स्केलेबल है? नहीं। ये अगर हम इनिशियली ट्राई कर रहे हैं, रिएक्ट सीख रहे हैं, यस दिस इज़ अ गुड वे। ठीक है, बट जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है हमें रेपिटेटिव कोड नहीं लिखना। ठीक है, तो अगेन मैं इस तरह से नहीं करूँगा। हम क्या करेंगे, हम लूप की सहायता लेंगे। मुझे पता है मुझे 1 से लेके 0 तक की बटन बनानी है, तो मुझे एक एरे चाहिए जिसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो हम सिंपली एक एरे बनाएंगे, कॉन्स्ट नम्स इज इक्वल टू न्यू एरे ऑफ साइज 10। ठीक है, मेरे पास बन चुका है, और अब मैं सिंपली क्या करूँगा, div और nums डॉट मैप, सिंपली मुझे हर इटरेशन पे नंबर मिलेगा, और मैं क्या करूँगा, बटन कंपोनेंट को रिटर्न कर दूंगा। और बटन का लेबल क्या होगा, यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें Index. मिली। हाँ, मुझे अंदर क्या है वो चाहिए नहीं, तो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, यहाँ पे इंडेक्स ले लिया। सी, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 7 लाइक से सारी बटन्स आ रही। ठीक है, ये एरर आ रही क्योंकि मैंने लाइक से यहाँ पे की प्रॉप नहीं भेजा। बेसिकली जब भी हम मैप का यूज़ करके एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाते हैं तो हमें एक मैंडेटरी प्रॉप की प्रॉप पास करना होता है। ठीक है, इस की प्रॉप का यूज़ करके रिएक्ट आइडेंटिफाई करता है कि भाई अगर तुम्हारे लिस्ट में कोई चेंज आता है तो वो चेंज किस किस आइटम में आया है। ठीक है, अगेन ये की डिफिंग एल्गोरिदम में यूज़ होती है। ठीक है, अभी अगर मेरे पास एक फंक्शनैलिटी होती जहाँ पे मैं नंबर्स को एडिट या डिलीट कर पाता, तो वहाँ पे ये की प्रॉप रिएक्ट यूज़ करता ये चेक करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट तुमने डिलीट किया है, कौन सा तुमने एडिट किया है।
ठीक है। तो अगेन की प्रॉप इज़ अ मैंडेटरी प्रॉप। जब भी तुम मैप फंक्शन यूज़ करोगे तुम्हें हमेशा की प्रॉप पास करना है। अगर तुम्हारी लिस्ट में, जैसे यहाँ पे मैं लिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है। भले ही मैंने यहाँ यूएल टैग यूज़ नहीं किया है, बट अगेन मैप फंक्शन हमें क्या देता है, एक एरे, एक लिस्ट। तो ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है। अगर मेरे लिस्ट ऑफ आइटम्स में कोई भी एडिशन, रिमूवल या फिर डिलीशन नहीं हो रहा है तो मैं की में इंडेक्स को डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी एडिशन डिलीशन होता है तो हमें हमेशा यूनिक आईडी डालनी चाहिए। क्यों? अभी मान लो अगर मैंने इस 1 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इंडेक्स 1 पे 2 आ जाएगा, 2 पे 3 आ जाएगा, 3 पे 4, सारे एलिमेंट्स का इंडेक्स चेंज होगा और रिएक्ट को लगेगा सारे एलिमेंट चेंज हुए हैं, वो सबको दोबारा से बनाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर हम की प्रॉप में एक यूनिक आईडी डालेंगे तो रिएक्ट सीधे समझ जाएगा कि अच्छा बस 1 डिलीट हुआ है। ये क्लियर है? सर दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिकमेंडेड जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करवा रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स में। अगर उसमें अगेन डिलीट, एडिट, एडिशन हो रहा है तब तुमको आईडी पास करनी पड़ेगी। अगर तुम बस लिस्ट करा रहे हो, कुछ भी एडिशन वगैरह नहीं है, तो बेधड़क इंडेक्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट टू गिव इट, बस उसको वो देने के। यस, रीजनिंग जो मैंने दिया वो तुम समझ में आया। अब चाहे तुम कहीं भी यूज करो भाई, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ समझ गया सर। ठीक है, ओके। तो मेरे बटन्स का काम हो गया। अब मुझे चाहिए ऑपरेशंस, ठीक है। तो ऑपरेशंस मेरे पास फिक्स्ड हैं, उनके लिए मैं कोई एरे वगैरह ऑटोमेटिकली नहीं बना सकता, मुझे कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। अगेन ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, या यस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही रखते हैं, या ऐसे करते हैं इसको हम। मैं कांस्टेंट्स कुछ बनाता हूँ, ठीक है। अहेड सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, सर हम इनका भी एरे बना लें और इसको भी मतलब मैप के थ्रू कॉल कर लें। सॉरी सर इनका भी हम ये कांस्टेंट का भी एरे बना लें और इसको मैप के थ्रू कॉल करके और बटन्स के लेवल में ये सब पास कर दें डेटा। हाँ वही करेंगे भाई, वही करेंगे, वही करेंगे। ठीक है, अब मैंने कांस्टेंट क्यों बनाया ये तुमको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ऑपरेशंस का भी एरे है, तो अगेन ये भी प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ पे मुझे लाइक से इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अब मुझे, मैं हर ऑपरेशन यूनिक है, की में मैं ऑपरेशन प्रॉप को यूज़ कर सकता हूँ। सी मेरे पास ऑपरेशंस भी आ गए सारे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? राहुल ये बताना, जो अपने न्यू एरे 10 बनाया था ना, हम्म, वो मतलब आपने इतना
कॉम्प्लेक्स क्यों किया, रदर देन उसको भी आप कांस्टेंट में बना देते हैं। यहाँ पे आपको न्यू एरे बनाना पड़ रहा है, फिर रिटर्न में जाके क्योंकि मैप फंक्शन लगाना है इसलिए आप दोबारा से डीस्ट्रक्चर कर रहे हो ताकि उसके इंडेक्सेस आ जाए, राइट। हाँ तो इंस्टेड जैसे आपने ये कांस्टेंट बनाया अभी ऐड ऑपरेशन का, ऐसे ही ऊपर कांस्टेंट बना दो एक ऐड नंबर का जिसमें 0 to 9 हो। तो मतलब अगर बाय चांस जब कैलकुलेटर री रेंडरिंग हो भी रही है, अभी वाले केस में न्यू एरे हर बार बनेगा, राइट। अगर कैलकुलेटर बनेगा तो हर बार एक स्टेप Yes. में वो न्यू एरे का ऑब्जेक्ट दोबारा से बनाएगा। हाँ तो कोई इसका रीजनिंग है कि मतलब कि नहीं दोनों नहीं, कोई रीजनिंग नहीं है। इसको हम अगेन ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से। और सिंपल एक ऐप बना दिया। हाँ यहीं पे तुम इसको लाइक से इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, लाइक से इस तरह से। या सिंपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ही दे दिया अभी कांस्टेंट। अगर यार 0 से 9 देना फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है, मतलब दैट इज़ वेरी टू लेंदी, ठीक है। 0 से 9 तक के तुम एक एक करके टाइप करो, तो आइडियली तो तुम्हें डायनामिक ही बनाना चाहिए, ठीक है। और अगेन मैंने ये इसलिए नहीं किया ऊपर कि इतने छोटे से डेटा सेट के लिए तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगेन इन सब चीज़ों के बारे में तुम तब देखो, तुम्हारे माइंड में है दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है, बट हर चीज़ में ये चीज़ फ़ायदा करे दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पर लिख भी दूँ और ये 1000 बार बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कब हम कौन सी चीज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, राइट। तो अभी आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि कब जो तुम बोल रहे हो कब ये करना फ़ायदेमंद होगा और कब अपने को ये सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं अभी इसे ऊपर ही रखता हूँ, ठीक है। अगेन मेरा कोई रीज़न नहीं था, ठीक है भाई, मैंने बस ऐसे रख दिया था क्योंकि मुझे कांस्टेंट नहीं बनाना था उसको, मैंने इतना नहीं सोचा था। तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है हमको, अपने को बताओ। वैल्यू गेट करनी है वहां से और ऑपरेशन परफॉर्म कर। यस। तो अब हम सबसे पहले जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उसको अपने को कहीं पे रखना पड़ेगा। और अभी अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ तो देखो क्या होता है, मैं 2 टाइप किया मैंने, प्लस टाइप किया, और फिर जब मैं उसके बाद 3 टाइप कर रहा हूँ तो मेरा 2 गायब हो जा रहा है, राइट। 2 मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, और जब मैं इक्वल टू कर रहा हूँ तो 5 आ जा रहा है। दैट मीन्स कि मुझे कुछ ऐसे टेम्परेरी वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पर मैं यूज़र ने जो टाइप किया है वो रख सकूँ। मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं उनको कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ, कॉन्स्ट ऑपरेंड ए सेट ऑपरेंड ए, ठीक है। यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। इनिशियल में हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग ही रखते हैं, और यहाँ पे मैं 2 और वेरिएबल्स बनाऊंगा, ऑपरेंड बी रिजल्ट सेट रिजल्ट, ठीक है। ये क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है सर अब हाँ सर हमने बाकी के वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल्स के लिए भी यूज स्टेट क्यों नहीं यूज किया? किसके लिए? लाइक प्लस माइनस के लिए भी तो हम यूज स्टेट का यूज करके उसको रख सकते हैं। क्यों स्टेट में हम क्या क्या रखते हैं? सर स्टेट मेंटेन करते हैं वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? सर स्ट्रिंग नंबर। और क्यों रखते हैं स्टेट में हम? ताकि वो सेव रहे, आई मीन जो भी उसका वैल्यू जब वो अपडेट। नहीं तो बिल्कुल क्लियर होके बोलो, क्यों हम एक नॉर्मल वेरिएबल और एक स्टेट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है?
यस सर। क्या डिफरेंस है? सर नॉर्मल वेरिएबल में मतलब जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो चेंज होने के बाद लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टेट में वो मतलब कंपोनेंट री-रेंडर हो फिर भी वो स्टेट को मेंटेन रखता है। उस तो उससे क्या फायदा होगा? इससे मतलब एक तरह से काइंड ऑफ ट्रैक हो गया, मतलब उसी के बेसिस पे री-रेंडरिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं रखा फिर प्लस माइनस, उनको यहाँ पे स्टेट वेरिएबल में क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसका पॉइंट नहीं है रखने का, वो तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है गाइस, तो अगेन तुम्हारा जो आंसर था वो अधूरा था, ठीक है। स्टेट वेरिएबल में हम कौन सी चीज़ें रखते हैं, ये कौन बताएगा? Student, या श्योर श्योर। the things we keep in state are what you say. When the variable changes, we want what you say, the component to re-render something like that. यस डेफिनेटली। स्टेट वेरिएबल में हम वो इंफॉर्मेशन रखते हैं जब वो चेंज हो तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो। हम हर चीज़ स्टेट वेरिएबल में नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्लस माइनस डिवाइड इनटू इक्वल टू है, इसके ये चेंज थोड़ी ना होगा, ये तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा। इसके चेंज पे मुझे थोड़ी ना यूआई को अपडेट करना है, ठीक है। तो मुझे तो यूज़र ने जो टाइप किया है उसके चेंज पे अपडेट वगैरह करना है, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। और मुझे अब एक और यहाँ वेरिएबल चाहिए, ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन। ठीक है, कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो, जो भी यूज़र टाइप करेगा सबसे पहले उसको मुझे ऑपरेंड ए में रखना है, ओके। तो लेट्स डू इट। सर थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज, अच्छा, बस बस। सेट थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिले लिखने के लिए। ठीक है, और अगेन और इनपुट में मैं भेज दूंगा ऑपरेंड है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें अब मेरी बाइंड हो गई हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग का। यस सर। अगर मैं अपनी स्टेट को चेंज करूँगा तो यूआई अपडेट होगा, बट यूआई को चेंज करूँगा वाया एनी वे तो मेरा डेटा नहीं अपडेट होगा। दिस इज़ वन वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है? टू वे डेटा बाइंडिंग में ये होता है कि मैं डेटा को अपडेट करता हूँ, यूआई अपडेट होता है, यूआई को अपडेट करता हूँ, डेटा अपडेट होता है। कैसे? डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, वाया दिस स्पेशल वैल्यू एंड ऑन इनपुट प्रॉप। सी, इसको एक एग्जांपल से देखो। चलो ऐसे करते हैं, जस्ट फॉर योर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑपरेंड ए को दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है ना सबको, ठीक है। ए और बटन के क्लिक पे अभी मैं थोड़ा गंदा कोड लिख देता हूँ, एरो फंक्शन लिख देता हूँ, सेट ऑपरेंड ए, इसको मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी मैं जो तुम लोगों को अभी जो मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग। अभी अगर मैं
किसी भी बटन पे क्लिक करूंगा तो ए मेरा बी हो जाएगा। क्या हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ? सर ऑपरेशन वाले बटन पे क्लिक करिएगा। ओ ओ ठीक है, तो बी हो गया राइट। अभी अगर मैं इस बी को चेंज कर दूं, सी में, तो मेरा डेटा नहीं चेंज हो रहा। मेरा जो ऑपरेंड क्या था, ऑपरेंड ए, वो बी ही है। ठीक है, यहाँ पे टू वे बाइंडिंग नहीं है। हाउ कैन वी अचीव टू वे डेटा बाइंडिंग? वाया like say by changing data when UI changes. How? This input field. अभी input field में क्या है, like say U. ओके, मैंने क्या किया, मैं देखो यहाँ पे U पे तुम्हें क्या दिख रहा है, डेटा। UI पे क्या दिख रहा है, U। अभी मैं UI को चेंज कर रहा हूं, मेरा डेटा भी अपडेट हो रहा है। दिस इज टू वे डेटा बाइंडिंग। UI चेंज कर रहा हूं, डेटा चेंज हो रहा है। डेटा चेंज करूंगा तो UI चेंज होगा। अगर मैं सेट ऑपरेंड को चेंज करूं तो मेरा इनपुट कंट्रोल की वैल्यू बदल जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है? फिर तो रिएक्ट टू वे डेटा बाइंडिंग हुआ। नो 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 नो, रिएक्ट बाय डिफॉल्ट इज अ वन वे डेटा बाइंडिंग। दिस टू वे डेटा बाइंडिंग वी अचीव। ठीक है, ये टू वे डेटा बाइंडिंग हमने अचीव किया है। अगर मैं ये कनेक्शन उड़ा दूं, ये कनेक्शन मैंने उड़ा दिया, ठीक है, अब क्या होगा, सी मैंने इसको रिफ्रेश किया, वैल्यू में आ क्यों नहीं रहा, ओके, क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ असाइन नहीं किया है। बेसिकली देखो, अगर एक दूसरा एट्रीब्यूट होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अगर तुम्हें वन टाइम वैल्यू असाइन करना है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया। ठीक है, सी रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑपरेंड ए में क्या है, फंक्शन पास किया मैंने, सी अभी मेरा जो डेटा है वो क्या है, कम ऑन बोलो, डेटा क्या ए है। अभी अगर मैं इस ए को बी कर दूं तो क्या मेरा डेटा अपडेट हुआ? नो, नो, नहीं हुआ। व्हाट डज दिस मीन? रिएक्ट इज By वन default. वे डेटा बाइंडिंग बाय डिफॉल्ट। by default. How can we achieve it? By some mechanism. What is that mechanism? बाइंड करो, खुद से चेंज करो। मैं कैसे खुद से चेंज कर सकता हूं? बाई इम्प्लीमेंटिंग ऑन चेंज या फिर ऑन इनपुट। ठीक है, यहां पे वो जो फर्स्ट डेफिनेशन थी ना कि व्हेन वी चेंज द यूआई डेटा डजंट अपडेट, तो इस चीज से वो और ज्यादा क्लियर हो जा रहा है कि इनिशियल में डेटा है ए, बट जब मैं यूआई चेंज कर रहा हूं तो मेरा डेटा नहीं बदल रहा है। ओके, अभी अगर मुझे डेटा को बदलवाना है तो कहाँ गया मेरा सर, ऑन इनपुट। हाँ सर, अगर रिएक्ट टू वे डेटा बाइंडिंग को सपोर्ट करता तो जैसे ही हम ऑपरेशन वाले पे क्लिक करते और वो ए से बी होता तो अपने आप हमारे स्टेट का ग्लोबल भी चेंज हो जाता। यस, मुझे ये नहीं करना पड़ता। ये जो ऑन इनपुट मैं कर रहा हूँ ना, ये नहीं करना पड़ता। सर, तो लाइक इसके पीछे रीजन क्या है, जो समझ सकते हैं क्या कि लाइक एंगुलर आई थिंक टू वे डेटा बाइंडिंग है, लेकिन नहीं, एंगुलर इज ऑल्सो वन वे डेटा बाइंडिंग। एंगुलर में हम टू वे डेटा बाइंडिंग अचीव करते हैं। ओके, अभी भी मुझे याद है, बाई यूजिंग दी सिंटेक्स बनाना इन द बॉक्स। जिसने पढ़ा होगा उसको याद एनजी मॉडल। हाँ, एनजी मॉडल फुल लाइक से एनजी मॉडल लॉन्ग तरीका है। ठीक है, हम एनजी मॉडल से, जैसे यहाँ पे हम ऑन इनपुट से बाइंड कर रहे हैं, वहाँ पे हम एनजी मॉडल से बाइंड करते थे। और एक सिंटेक्स और था यार, इस तरह का कुछ, बनाना इन द बॉक्स। मैंने जब पढ़ा था याद है मुझे, कि यहाँ पे हम लिख देते थे दिस इज सेम एज एनजी मॉडल। तो एंगुलर में टू वे डेटा बाइंडिंग भी हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन थिंग्स। ओके सर, ये इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब नहीं कॉम्प्लिकेटेड यार, हर लैंग्वेज का अपना एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है, तो उन्होंने नहीं सोचा ये करने का।
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि भाई बी क्लियर अबाउट व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट थिंग्स, ठीक है। अगर तुम्हें डाउट है तो उस डाउट को क्लियर आउट करो, क्योंकि बग्स वगैरह या प्रॉब्लम तभी आती है जब हमको लगता है कि चीज़ ऐसे काम कर रही है बट वो वैसे काम नहीं करती है, ठीक है। तो वो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी लगता है कि चीज़ ऐसे चल रही है बट अगेन वैसे नहीं होती है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। दिस इज क्लियर राइट अभी की वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग क्या है? यस सर, मतलब दोनों अलग अलग टर्म है। टर्म या कॉन्सेप्ट? यस सर, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, तो मतलब मैं यही जिम कर रहा हूँ। बाकी लोग लाइक से कोई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी ऐड करना है यहाँ पे? हाँ, मतलब यूनिडायरेक्शनल में एक फायदा है ना हमारे पास कि अगर कोई कंपोनेंट फट रहा है तो मुझे, अगर मैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो कर रहा हूँ वन डेटा बाइंडिंग में, अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ रिएक्ट में, तो मुझे फायदा ये है कि जहाँ कंपोनेंट फट रहा है तो मुझे ये नहीं देखना कि उसके नीचे वाले कंपोनेंट की वजह से फट रहा होगा, राइट। क्योंकि प्रॉप्स ऊपर से आ रहे हैं तो मैं ऊपर वाले में एरर ढूंढने की कोशिश करूंगा। वेयर इन यूनिडायरेक्शन टू वे डेटा बाइंडिंग में मैं श्योर नहीं हूँ कि ऊपर से भी फट सकता है मेरा कोड और नीचे चाइल्ड से भी फट सकता है जहाँ से आ रहा होगा, तो ये एक फायदा है हाँ, बेटर। बेसिकली सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ रहता है। अगर तुम बाई गाइडलाइंस चलो, कई लोग अगेन ब्रेक कर देते हैं चीज़ों को, अगर तुम बाई गाइडलाइन चलो तो हाँ बिल्कुल सही हो। पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डेटा, ठीक है। चाइल्ड शुड नेवर चेंज द डेटा। तो स्टेट मैनेजमेंट में तो ये रूल ब्रेक ही हो जाता है ना, क्यों? जब हम कोई रिडक्स वगैरह या ज़ूस्टन अप्लाई कर रहे होते हैं और मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ या जो भी चीजें कर रहा हूँ, तो कोई चाइल्ड का कोई चाइल्ड कंपोनेंट होगा और वो हैंडल कर रहा होगा पूरे स्टेट को। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो, द आइडिया बिहाइंड यूजिंग रिडक्स इज योर ऑल डेटा इज इन वन सिंगल प्लेस। तुम भले ही एक्शन को 10 लेवल डीप चाइल्ड से डिस्पैच करो, तुम्हारा जो एक्शन लिखा होगा वो तो एक्शन फाइल में होगा ना भाई, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस है, राइट राइट सर। है ना। तुम इजीली रिडक्स स्टेप टूल ओपन करके तुम देख सकते हो ये एक्शन कहाँ से डिस्पैच हुआ। तुम चाइल्ड से रिडक्स को अपडेट नहीं कर रहे हो, तुम चाइल्ड से बता रहे हो कि अपडेट करना है। सेम जो तुम रिडक्ट में करते हो, चाइल्ड कंपोनेंट से बताते हो फंक्शन कॉल करके कि अपडेट करना है। सेम इन रिडक्स, जो एक्शन कॉल तुम करते हो वो डेटा अपडेट नहीं कर रहे हो, तुम बता रहे हो कि अपडेट करो। गॉट इट। ठीक है, तो भाई गाड़ी आगे बढ़ाई जाए। मैंने तो सोचा था 2-3 एप्लीकेशन बनाऊंगा ऐसा। ठीक है, तो एटलीस्ट कैलकुलेटर तो पूरा करते हैं गाइस, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ना और सारे कॉन्सेप्ट्स तुम लोगों के टच होंगे अभी। ठीक है, तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं भाई? ऑपरेंड को यहाँ से हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक्स्ट्रा स्टेट्स भी बनाई है, ठीक है, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि भाई एक बार में कुछ भी परफेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। अपने को चीज़ें सोच सोच के फिर बनानी पड़ती हैं। अभी मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यार एक कैलकुलेटर देखो कैसे काम करता है। कैलकुलेटर खोलो, इसको 0 पे लाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, मुझे एक स्टेट चाहिए जहाँ पे जो करंट लिखा हुआ है वो मुझे चाहिए। जैसे ही यूज़र कुछ टाइप करे वो मुझे दिखा देना है वहाँ पे कि यूज़र ने 7 टाइप किया है। यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है। जब यूज़र कोई ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहा है, मेरा टेक्स्ट गायब नहीं हो रहा, मेरा टेक्स्ट रहता है। तो पहले हम ये 2 चीज़ें करते हैं, ठीक है। जो भी यूज़र टाइप कर रहा है वो रखते हैं और ऑपरेशन सेलेक्ट करवाते हैं।
तो ऑपरेंड ए ऑपरेंड बी अभी हम रखते हैं। मैं एक 5वां वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट करेंट नंबर सेट करेंट नंबर। देखो कोड धीरे धीरे मेसी हो रहा है, ठीक है, और मैं जानबूझ के मेसी कर रहा हूँ। जब हम इसको ठीक करेंगे तब हमें चीज़ों का पता चलेगा कि भाई अच्छा ये चीज़ इसलिए है। ओके, तो अगेन स्टार्टिंग में मैं इसको खाली ही रखूँगा और करेंट नंबर जाएगा मेरा यहाँ ऑपरेंड में। ऑन इनपुट जब आएगा तो मैं चेंज करूँगा सेट करेंट नंबर को। परफेक्ट है भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर पा रहा हूँ, क्या कैलकुलेटर में यूज़र टाइप कर सकता है? यस, कैलकुलेटर में यूज़र टाइप कर सकता है। तो दिस पार्ट ये हमारा डन है। अब मुझे ऑपरेंड सिलेक्शन का काम करवाना है। मैं सेलेक्टेड ऑपरेंड को ना यूआई पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सेलेक्टेड ऑपरेशन ठीक है, सो दैट अपने को पता चले कि यूजर ने सेलेक्ट क्या किया है। अब देखो मुझे जो यूजर सेलेक्ट करता है उसको स्टेट में रखना है। अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, हैंडल ऑपरेशन सेलेक्ट, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यूजर ने क्या क्लिक किया है, क्या भेजा है? मैं ऐसे भेजूंगा तो फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, तुम्हारे सारे डाउट जो अब तक थे इस चीज़ को लेके वो क्लियर आउट कर दूंगा मैं आज ही। एक दूसरा तरीका भी है, उस दूसरे तरीके को बोलते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स। मैं यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट्स का यूज़ करूँगा। दिस इज़ जावास्क्रिप्ट वे, और ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लाइक से अगर तुम इसको यूज़ करोगे तो तुम्हारे बहुत काम आसान हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे मुझे करीम की भी चिंता नहीं करनी है। डेटा ऑपरेशन इज ओ। अब मुझे इस डेटा ऑपरेशन को बटन HTML टैग पे लगाना पड़ेगा। इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा डेटा ऑपरेशन, और यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि अगेन मैं डैश के साथ नहीं भेज सकता। और यहाँ पे मुझे इसको लगाना पड़ेगा। ये यूज़र डिफाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और हम HTML में देखेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया है। क्यों ऑब्जेक्ट क्यों आया है भाई? वो तो मेरा नंबर है, राइट। मैंने क्या गलत किया है? अच्छा ओके, मैंने गलत जगह निकाल लिया है। सी, अरे यार क्या हो गया ये? comma at the end, I think. कहाँ पर? At the end. नहीं, ये दिक्कत नहीं करना चाहिए। मैं पीछे से ना भेज नहीं रहा हूँ, शायद यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है। कहाँ पे बन रहा है यार? अच्छा, फंक्शन कीवर्ड मिसिंग है क्या? सी, फंक्शन कीवर्ड मिसिंग था। मेरे बटन टैग में एक एडिशनल एट्रीब्यूट जुड़ गया है, डेटा डैश ऑपरेशन। अब मुझे हर बटन पे क्या है वो मुझे पता है। मैं इजीली इवेंट ऑब्जेक्ट से निकाल सकता हूँ। ये दो तरीके होते हैं, कॉन्स्ट वन वे इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट, दिस इज वन वे। कॉन्स्ट second way is equal to e dot target dot get attribute, और क्या एट्रीब्यूट मुझे चाहिए? डेटा डैश ऑपरेशन। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट वे से करता हूँ तो मुझे
कैमल केसिंग में करना पड़ेगा। जो डैश मैंने किए हैं वो ऑटोमेटिकली कैमल केस में हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वन वे एंड सेकेंड वे एंड रिफ्रेश। लेट्स गो टू कंसोल, लेट्स क्लिक ऑन प्लस अनडिफाइंड वाओ अनडिफाइंड, लेट्स सी अनडिफाइंड क्यों आया। एक बार मैं डेटा सेट को ही कंसोल करता हूँ। यहाँ पे मुझे करना है ऑपरेशन सी माइनस इंटू डिवाइड प्लस, यहाँ से आ गया अच्छा टाइपो। सी जो मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे मिल गया, राइट। तो दिस इज वन वे बाय यूजिंग, यू कैन सिंपली assign something to HTML or read using JavaScript. What is the another way? Another way कि मैं यहीं पे ऐसे पास कर दूँ, बट अगर मैं ऐसे पास करूँगा तो मैं सेव करूँगा तो एरर आ जाएगी। एरर क्यों नहीं है यार? यहाँ पे एरर नहीं आनी चाहिए। बताओ गाइस, यहाँ पे एरर नहीं आनी चाहिए। एरर तो आनी चाहिए सर, क्योंकि एज अ कॉल बैक की जगह पे आप डायरेक्टली उसे कॉल कर रहे हो। But हाँ तो यार क्यों नहीं आ यहाँ रही है नहीं पे आई बिलीव आई थिंक ये लोग मैनेज कर ले रहे हैं, और बट मेरा फंक्शन देखो ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा है। सी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कॉल हो जा रहा है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग करींग। करींग एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लाइक से रिटर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे हम एक फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास कर सकते हैं। अभी ये हैंडल ऑपरेशन सेलेक्ट कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, बट अगर यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँ एक फंक्शन तब कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अभी क्या हो रहा है, मैं भले ही हैंडल ऑपरेशन सेलेक्ट को कॉल कर रहा हूँ बट ये रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन जो कि एज अ कॉल बैक चला जाएगा। अभी अगर मैं देखो इस कंसोल को यहीं रहने दूं, अंदर कुछ भी कंसोल करता हूं तो ये तभी कॉल होगा अंदर वाला जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। मैंने रिफ्रेश किया, बाहर वाला पहले ही कॉल हो गया। जब मैं प्लस माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ तभी इनसाइड कॉल हो रहा है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो ओ मैंने यहाँ भेजा है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। टाइप ठीक है, तो अगेन सी मुझे टाइप मिल गया। सेट ऑपरेशन टाइप, रिफ्रेश किया, यूआई पे देखो अपडेट हो गया। ठीक है, तो तुम दोनों तरीकों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। एक्सप्लोर दोनों को कर लो। दिस इज कॉल्ड करींग, रिटर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, सो दैट इसका जो बेनिफिट है, देखो मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ। मोमोज, पास्ता, ये सब हम सभी ने खाया होगा, मैक्रोनी। ठीक है, जब तुम शॉप में जाते हो मोमोज खाने या मैक्रोनी खाने, क्या वो तुम्हारे सामने बॉईल करता है? रेयरली ऐसा कोई होगा जो बॉईल करता है। सब लोग बॉईल करके रखे रहते हैं। मोमोज भी, मोमोज हाफ कुक्ड, और मैक्रोनी स्पेशली बॉइल्ड ही रहती है। चाउमीन, नूडल्स से रिलेट कर सकते हो, वो बॉइल्ड होती हैं। और जब तुमको खाना होता है
तो वो सिंपली फ्राई करके दे देते हैं। अभी अगर वो तुम्हारे सामने बॉईल करें तो रेयरली तुम रुकोगे, ठीक है, तुम कहीं और चले जाओगे, बोलोगे भाई बहुत टाइम लग रहा है। सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी है। करिंग में हम क्या करते हैं, आधा काम करके रख लेते हैं, आधा काम बाद में करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब जब भी कोई बटन पे क्लिक करे मुझे ऑपरेशन की वैल्यू सेव करके रखनी है, मैंने रख ली सेव करके वाया क्लोजर, ठीक है। अब आधा काम तब होगा जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा। और दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मुझे वैलिडेट करना पड़ता कि भाई ये ऑपरेशन वैलिड ऑपरेशन है या नहीं। तो आइडियली क्या होता, यूज़र जब क्लिक करता तब मुझे पता चलता कि यूज़र ने किस बटन पे क्लिक किया है, फिर मैं एपीआई कॉल लगाता और फिर मैं चेक करता, तो यूज़र को 2-3 सेकंड वेट करना पड़ता। बट इस केस में ऐसा नहीं है, मुझे पहले ही पता है कि क्या टाइप होगा, मैं यहीं पे एपीआई कॉल लगा सकता हूँ, कॉन्स लाइक से axios.check status या axios.fetch जो भी गेट मेथड होता है, और कोई भी URL, और सिंपली डॉट देन कर लेता, डेटा आता मेरे पास, और यहीं पे मैं सेट स्टेट वगैरह कर देता। तो यूज़र के क्लिक करने से पहले ही मुझे पता चल जाता ये ऑप्शन इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ठीक है। तो अगेन व्हाट इज करिंग, रिटर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन। करिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट आधा काम हम अभी कर लें, आधा काम हम बाद में करें। क्या फ़ायदा होगा, यूज़र का टाइम बचेगा। क्लियर है या और बताऊं इसमें मैं? ठीक है, तो मेरे पास टाइप आ गया और यूज़र जो टाइप कर रहा है वो मेरे पास ऑलरेडी है ही, और ऑपरेशन मैंने सेव करा के रख लिया है। अब ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद अगर यूज़र कुछ भी टाइप करता है तो मुझे ये क्लियर कर देना है, ठीक है। तो जब भी यूज़र ऑपरेशन को सेट करे मुझे सेट ऑपरेंड ए कर देना है, क्या जो भी करंट नंबर है, और इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करने के बाद सेट करता हूँ। चलो करंट नंबर, ठीक है। जो भी यूज़र ने टाइप किया है वो मेरे ऑपरेंड 1 में चला जा चुका है। अब क्या करना है मुझको, अब अगर यूज़र अगेन कुछ टाइप करता है तो मुझे ब्लैंक से सेट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अगेन ऑन इनपुट जैसे ही यूज़र करता है मैं पहले चेक करूँगा इफ़ क्या मेरा ऑपरेंड ए सेट है। अगर ऑपरेंड ए सेट है दैट मीन्स कि मुझे ये नहीं करना, सेट करेंट नंबर वैल्यू नहीं करना है, मुझे कुछ एल्स में ऐसे करते हैं, एल्स में तो सीधे ऐसे डाल दो अगर ऑपरेंड ए सेट है तो क्या कंडीशन लगेगी बताओ। यहाँ पे 2 कंडीशन लगेंगी। अगर ऑपरेंड ए सेट है एंड अंदर, हाँ ऊपर नहीं, इफ वैल्यू डॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स यूजर ने फर्स्ट टाइम प्रेस किया है। इस केस में मैं क्या करूँगा, सेट करंट नंबर मुझे बस वो कैरेक्टर चाहिए जो यूजर ने इनपुट किया है। लेट्स सी, वो कैरेक्टर मुझे कैसे मिल सकता है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लाइक से, क्योंकि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मुझको पूरे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू देगा, ठीक है। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, प्रॉब्लम समझ रहे हो गाइस? सर आप थोड़ी लैग हो रहा है, आपका स्क्रीन भी ब्लर हो रहा है। ओके
सर सही है, नहीं सब हो रहा सब सही है। नेट कनेक्शन ठीक होगा, नेट दिक्कत कर रहा होगा। प्रॉब्लम समझ रहे हो गाइस क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैंने यहाँ पे 21 टाइप किया और ऑपरेशन सेलेक्ट किया। अब अगर मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँ तो बस 5 आए, 21 हट जाए। मुझे ये करना है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब मैं कोई कैरेक्टर टाइप करता हूँ तो मुझे पूरी वैल्यू मिलती है, बस वो कैरेक्टर नहीं मिलता मैंने क्या एंटर किया। ठीक है, तो अगेन आई थिंक ये मैं निकाल सकता हूँ अगर मैं जाऊँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ, console.log event.target.key। लेट्स सी, यस नहीं 4, अच्छा ये मैं कहीं और कर रहा हूँ यार। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नहीं, इवेंट डॉट की होता है शायद, टारगेट पे की नहीं होता, इवेंट ऑब्जेक्ट पे होता है। इवेंट डॉट टारगेट को मैं एक बार कंसोल करता हूँ। बेसिकली यूज़र जो की प्रेस कर रहा है मुझे वो, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब मुझे गूगल करना पड़ेगा। सर की कोड भी आप यूज कर सकते हैं यार मैं की कोड फिर एस्की वगैरह करो ना तो वो सब मुझे नहीं चाहिए। की तो होता की है तो चलना चाहिए एक्चुअली। राइट, वही ना की चलना चाहिए। आई डोंट नो की क्यों नहीं चल रहा है, माइट भी वो शायद ऑन इनपुट वगैरह में चले। हेलो, ऐसे भी कर सकते हैं शायद, तो उसको एरे करके उसका लास्ट एलिमेंट ले सकते हैं, जो वैल्यू आ रहा है उसको यस वो कर सकते हैं, बट मैं वो करना नहीं चाह रहा हूँ। बट आई थिंक चलो वही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑन इनपुट में यार मिलना तो चाहिए। ठीक है चलो एरे बना के कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे की कोड नहीं मिल पा रहा। आई बिलीव वो ठीक है, वो जो की वाला चीज़ है ना यार, वो ऑन मतलब की प्रेस इवेंट पे मिलता होगा, लाइक से की डाउन की अप वहाँ पे। तो यहाँ पे हम वही कर लेते हैं, लाइक से जो ये सजेस्ट कर रहा है कि हम अगर ऑपरेंड ए सेट है, दैट मीन्स कि भाई अब जो यूज़र टाइप कर रहा है वो ऑपरेंड बी के लिए कर रहा है। तो मुझे क्या चेक करना है, लाइक से हाँ, अगर लाइक से ऑपरेंड बी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, अगर ऑपरेंड बी एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन्स फर्स्ट टाइम वो प्रेस कर रहा है ऑपरेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट कैरेक्टर निकाल लूँगा सिंपली, कॉन्स्ट लास्ट कैर इज इक्वल टू वैल्यू डॉट स्प्लिट, सिंपली एम्प्टी स्पेस से मैं स्प्लिट कर दूंगा, और लास्ट कैरेक्टर के लिए एट -1। ठीक है, एट एरे पे एग्जिस्ट करता है जो अपने को लास्ट कैरेक्टर दे देता है, लास्ट मतलब रिवर्स से। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा सेट ऑपरेंड बी लास्ट कैरेक्टर और सेट करेंट नंबर लास्ट कैरेक्टर और एल्स सेट करंट नंबर वैल्यू। या मेक सेंस, और साथ ही साथ ऑपरेंड बी भी सेट करता रहूँगा, क्योंकि इसके बाद बस मुझे इक्वल टू दबाना है, नंबर वैल्यू नंबर वैल्यू। लेट्स सी 1 2 3 प्लस नहीं हुआ कुछ, अच्छा सॉरी 1 2 3 प्लस, ओके, अभी यहाँ पे अब चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत है।
अच्छा एक मिनट ठीक है, प्लस किया, ठीक है, ऑपरेंड ए आया मेरा 1 2 3। अभी यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कंट्रोल जा रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे गलती कर दी गाइस, लास्ट कैरेक्टर इसकी वजह से है क्या? लेट्स सी किस केस में चाहता है ये। ट्वेंटी नाइन यार ये गया तो यहीं पे। हमारा लॉजिक सही चल रहा है। ओके आई बिलीव हमने इसको अच्छा ठीक है, हमने एक गलती कर रखी है, इसको मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू से बाइंड कर रखा है यार। 1 2 3 प्लस, यस परफेक्ट, सही चल रहा है। बेसिकली मैंने इनपुट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से बाइंड कर दिया था, वो चेंज नहीं हो रहा था, अपना काम सेट है अब। ठीक है 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 प्लस, अगर अब मैं यहाँ पे 4 5 6 करूँगा तो 1 2 3 गायब। अब बस इक्वल टू पे मुझे रिजल्ट लाना है, तो इक्वल टू पे अगेन हैंडल ऑपरेशन सेलेक्ट कॉल होगा। कूल है भाई, सेलेक्ट हो जा, सेट कर दे, ऑपरेंड ए को सेलेक्ट कर दे। ये तो मुझे तभी करना है इफ टाइप। अब मैंने ऊपर कांस्टेंट क्यों बनाया था, ताकि मुझे इक्वल टू के लिए दोबारा से स्ट्रिंग ना लिखनी पड़े, मैं सिंपली कांस्टेंट को रिफर कर सकता हूं। अब अगर ये इक्वल है दैट मीन्स मुझे क्या करना है, सेट ऑपरेंड को, इसको मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं ऑपरेशन को रीसेट करता हूं। और सेट रिजल्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तुमको और इफ एल्स लिखने पड़ेंगे। क्यों? इफ ऑपरेशन इक्वल टू ऐड। ओके, अगर ये ऐड है तो लेट रेस्ट। So we can add switch statement also. Right? Yes, you can add switch also. Multiply. अब अगेन यहाँ पे तुमको ज़ीरो और उन सब का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ज़ीरो से डिवाइड तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें। इसको तुम और अच्छे से लिख सकते हो। सेट रिजल्ट रेस, और रिजल्ट को हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एंड में दिखाते हैं। टू प्लस टू इक्वल टू 4। मस्त है भाई, सही है। ठीक है, अब बटन के क्लिक पे भी हम कर सकते हैं। बटन के क्लिक पे कैसे करेंगे? अगेन लॉजिक इज वेरी सेम। आई हैव टू यस हैंडल नंबर क्लिक, यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा और
करिंग यूज़ करूँगा यहाँ पे भी मैं, रिटर्न अ फंक्शन। लेट्स सी, चलते हैं हम अपने बटन पे, ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं भेज दूँगा इंडेक्स। ठीक है, और ये क्या करेगा, मुझे नंबर मिलेगा, मुझे सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू टेम्पलेट लिटरल यूज़ करूँगा, करेंट नंबर सेट करेंट नंबर न्यू वैल्यू। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये भी अपना चल गया। ये चीज़ बच रही है कि ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ सब क्लियर आउट हो जाए। तो अगेन वो भी प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने को क्या करना है, हैंडल नंबर क्लिक पे बस चेक करना है इफ क्या ऑपरेंड ए सेट है, एल्स अगर सेट है तो अपने को डायरेक्टली नंबर सेट कर देना है बॉस। 22 + 4 इक्वल टू ओके यस, सेट ऑपरेंड बी यहाँ पे अपने को थोड़ा सा कंडीशन अब ऐड करनी पड़ेगी, यही वाली कंडीशन सेम। ठीक है, कि अगर ऑपरेंड बी मेरा नहीं सेट है तो अगेन यहाँ पे मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मैं जो भी नंबर यूज़र ने क्लिक किया है डायरेक्टली मैं वही सेट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मेरा ऑपरेंड भी पहले से ही सेट है, ठीक है, तो करेंट नंबर अगेन ये होगा न्यू वैल्यू और ये होगा न्यू वैल्यू 22 + 24 इक्वल टू 46। ठीक है, तो फाइनली गाइस हमने अपना कैलकुलेटर बना लिया है। अगेन मैं यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 और इसको रिफ्रेश करो, 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 800। ठीक है, तो देखो इतनी चीज़ें करनी पड़ी अपने को ये कैलकुलेटर सिंपल सा बनाने में। अभी तुम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे, इसमें तुम कैंसिल की बटन डालो एक, जब मैं कैंसिल करूँ तो सारे ऑपरेशंस वगैरह रीसेट हो जाएं। दिस इज़ लेवल 1। जिसको गेम थोड़ा अप करना है, कैलकुलेटर में एक फीचर होता है लाइक से अंडू रीडू का, तुम वो फीचर बना सकते हो कि मैं पूरा अप टू द वे साइकिल बैक कर सकूं। ठीक है, जैसे मैं +6 प्लस ये सब कर रहा हूँ, इस तरह से पूरा अंडू 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 करता रहूँ, तो वो अगेन अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। ठीक है, वो भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि तुम ईजिली कर लोगे, उसमें भी चैलेंजेस आएंगे। तो बताओ इसमें कोई डाउट या कुछ भी जो तुम्हें पूछना हो। सर अंडू रीडू, सॉरी, ये अंडू रीडू वाला जो आपने फीचर बताया है, ये मतलब कि जो हमने टाइप किया पहले और बाद में वो बटन से नहीं 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 भाई, तुमने कैलकुलेटर यूज किया है कि नहीं कभी? यस सर। देखो कैलकुलेटर में एक फीचर होता है जो दुकानदार यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुमने क्या सामान खरीदा वो ऐड कर रहा हूँ, 100 + 20 + 27। अभी ये सही से चल नहीं रहा, बट यू कैन अंडरस्टैंड राइट। अभी मैंने कुछ और प्रेस किया, फिर कुछ और प्रेस किया, इक्वल टू किया तो कुछ सम आ गया। अब तुमको देखना है कि तुमने क्या क्या प्लस किया था, तो एक अंडू की बटन होनी चाहिए जो मुझे बताए कि
इस रिजल्ट को यहाँ तक लाने के लिए तुमने प्लस किया था, फिर +20 किया था, फिर माइनस किया था, फिर प्लस किया था, सारे ऑपरेशंस मुझे दिखाए। ओके सर, तो वो अंडू नहीं हुआ ना, वो तो विजिट करना हुआ ना हर एक जो हमने टाइप किया कि हाँ, उसे अंडू ही बोलते हैं भाई, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में उसको अंडू बोलते हैं, लाइक से अनडूइंग अ थिंग। ओके, अंडू का क्या मतलब होता है? सर पिछला वाला जो अभी हमने किया ना, पिछले वाले पे जाना। हाँ, तो वही ना, अंडू, वही अंडू ही तो बोल रहा हूँ मैं, UNDO, यही तो बोल रहा हूँ। ठीक है सर। बेसिकली ये टर्म होता है, जनरली हम ये टर्म यूज़ करते हैं, पिछला अगला ये नहीं बोलते हैं, अंडू रीडू बोलते हैं। अंडू का मतलब वापस प्रीवियस एक्शन परफॉर्म करो, रीडू का मतलब आगे आओ, पीछे गए थे अब आगे आओ, बैक फॉरवर्ड ऐसे समझ लो। बताओ गाइस, कैसा रहा आज का सेशन? कुछ समझ में आया? लाइक सर मेरा एक डाउट था कि जैसे आपने ये बटन्स को प्लेस किया है, हाँ, तो ये आपने मतलब मैप के यूज से इसको मतलब डिजाइन किया है। अगर हम चाहते हैं मतलब कि कुछ हमारे जो सिंबल ऊपर रहते, कुछ नीचे रहते, तो फिर हमें कांस्टेंट बटन बनाने पड़ते हैं ना ये सब? नहीं नहीं नहीं, तो फिर तुम फ्लेक्स लेआउट का यूज़ करोगे ना। अभी देखो, अगर ये कैलकुलेटर मुझे सेम बनाना है तो हाँ अब तुम सोचोगे कि यार एक डिव में मैं, देखो अगेन एक्सेल ड्रॉ खुला हुआ है कि नहीं, इसकी फोटो खींच के ले चलते हैं। अब फिर वहां पे तुम्हारी थिंकिंग काम आएगी। ठीक है, ये है। अब अगर मुझे बनाना पड़ता तो देखो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, आइदर फ्लेक्स और ग्रिड। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें फ्लेक्स में कर लूँ, क्योंकि ग्रिड में मैंने बहुत कम काम किया है। ठीक है, मैं फ्लेक्स ही कोशिश करता हूँ, क्योंकि 70% काम तुम्हारा फ्लेक्स बॉक्स में हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिसाइड करूँगा कि भाई कितने डिव बनेंगे। देखो कितने मैं डब्बे बनाऊंगा, ऐसे समझ लो। तो मैं एक डब्बा बनाऊंगा जिसमें मैं इनको रखूंगा पूरा। ठीक है, ये रेड बॉर्डर दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब ये मेरा क्लियर है कि भाई एक बड़ा बॉक्स रहेगा जिसमें सारी बटन्स आएंगी। अब फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा यार यहाँ पे लास्ट कॉलम जो है उसमें सिमिलर बटन्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक डिव बनाऊंगा जिसमें मैं 4 बटन्स रखूंगा कॉलम वे में। ठीक है, अब और फिर एक मैं दूसरा डिव बनाऊंगा जिसमें मैं ये वाला सेक्शन रखूंगा। अब मेरे पास 3 डिव हो चुके हैं। पहला कंटेनर डिव, अंदर 2 डिव, एक में लेफ्ट एक में राइट। ठीक है, अब मेरा राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है। लेफ्ट वाले पार्ट में मुझे अब सोचना है कि भाई यहाँ पर मुझे 3 अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं। मैं अगेन यहाँ पर एक डिव अलग से बनाऊंगा इसके लिए, और एक पूरे डिव में मैं इन सबको अरेंज कर दूंगा। हो गया। बस लास्ट वाले में तुम्हें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फ्लेक्स विड्थ, फ्लेक्स साइज वगैरह इंक्रीज करना पड़ेगा, बट बाय यूजिंग दीज कितने 1 outer 2 3 4 by using 4 div you can easily do this। अब देखो, ये अरेंज करने के लिए तुम्हें कोई रिएक्ट आना जरूरी नहीं है। दिस इज प्योर HTML एंड CSS। ठीक है, अब अगर तुमको HTML CSS नहीं आती तो तुम सफर करोगे, इसीलिए जो पाथ है वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। ठीक है, तो ट्राई करो सेम बनाने का। तो मैंने बना तो लिया है, मतलब मेरा ये डाउट था कि ये जो आपने बटन्स को प्लेस किया है ना, मतलब अभी ऐसे आपने मतलब सिंबल्स को दे दिया तो मैप करके एक साथ सारे बटन्स बन गए। तो अब इस केस में अगर मैं डिजाइनिंग करूंगा तो कुछ बटन मुझे ऊपर ले जाने हैं, कुछ बटन नीचे ले जाने हैं। तो भाई सब तुम्हारे आंखों के सामने है, कौन से बटन तुमको ऊपर ले जाने हैं मुझे बताओ ना, नाम लेके बताओ ना कि
कौन से बटन यहाँ पे? मैंने लूप चला के 5 बटन बनाए हैं और पांचों एक साथ दिख रहे हैं मुझे। बताओ ना, नहीं तो बताओ। अलग अलग मुझे मतलब ये मतलब इनके लिए अलग अलग लूप चलाना पड़ेगा। भाई वो डिपेंड करता है कि तुम किस लेआउट पे काम कर रहे हो, क्या बना रहे हो। अगर सेम एग्जैक्ट ये बना रहे हो तो इसमें तो सब मैं लूप से कर सकता हूँ ना, इसमें तुम्हें कहाँ दिक्कत आएगी? क्या ऐसी चीज़ है जो तुम विदाउट लूप नहीं कर पाओगे या विथ लूप नहीं कर पाओगे? मुझे बताओ तो सही। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन था क्या सर, इसी में मेरा भी क्वेश्चन था कि मोस्टली हेलो हाँ हाँ बताओ ना भाई, सुन रहा हूँ मैं, बताओ। सर, जैसे आपने लूप लगा के सारे बटन तो बना दिए, तो सर मेरे को क्या करना है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई, जैसे वही मान के चलते हैं कोई एटीएम में ऐसे नंबर आते हैं पिन डालने के लिए, लेकिन वो अरेंज नहीं होते हैं, इधर उधर ऑर्डर में रहते हैं। माना मेरे को 0, जैसे मेरे 2 है, 2 को मेरे को 9 की जगह पे रखना है और आपने लूप सीरियल वाइज लगा रखा है इंडेक्स के थ्रू। तो सर अगर मैं ये समझ में नहीं आ रही कि ये तो डायनेमिक चल रहा है, मैं एक क्लास लगाऊं तो सब में सेम क्लास लग जाएगी और मेरे को इस पर्टिकुलर उसी डिप को पोजीशन से कहीं सेट करना है या उसी पे कोई सीएसएस लगानी है, तो उस कंडीशन में मैं डायनेमिक कैसे कर सकता हूँ? भाई सिंपली शफल कर दो ना। हेलो, हाँ सर। ठीक है, हर बार नया लेआउट आ रहा है। देखो सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे यूज़ केस पे, ठीक है, कि क्या यूज़ केस है तुम्हारा। अभी अगर तुम एसबीआई जैसा बना रहे हो तो तुम शफल कर दो, ठीक है। अभी अगर तुम बिल्कुल ही डिफरेंट लेआउट बना रहे हो तब माइट भी तुमको लूप की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी अगर मैं देखो इस लेआउट में तो सब कुछ लूप से हो जाएगा और मेरे ख्याल से 90% ऑफ कैलकुलेटर्स लूप से ही बनाओगे ना भाई। अब तुम एक एक करके बटन बनाने थोड़ी ना बैठोगे, ये सारी चीज़ें तुम लूप से डायनामिक ही बनाओगे। एक एक करके बना रहे हो, दैट मीन्स लाइक से यू आर मिसिंग समथिंग दैट इज मिसिंग। हर कैलकुलेटर में देखो एक पैटर्न है, कोई भी कैलकुलेटर का लेआउट देख लो ना भाई, सब में तो लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन सी, everything depends on your use case, okay? Might be you are building something like say again screenshot वगैरह शो करोगे then I can answer better। तो बताओ गाइस, अभी तक जो हमने सीखा उसमें कोई डाउट, लाइक से 1 वे बाइंडिंग, 2 वे बाइंडिंग, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें? एक डाउट था सर, वो बस करिंग पार्ट डाउट था कि किस सिचुएशन में आपने उसको यूज किया। तो समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, लेकिन किस सिनेरियो में आपने उसको यूज किया, थोड़ा सा उस पार्ट थोड़ा सा। हाँ, मैंने क्या बताया था पहले, तो तुम मुझे ये बताओ मैंने क्या यूज केस बताया करिंग का? मतलब ये है कि जो चीज बाद में होने वाला है उसका टाइम नहीं आया है, हम उसको एक जगह मतलब एक फंक्शन में उसको स्टोर कर रखते हैं, जब वो एक्शन हिट हो तब हम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। नहीं यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ तब क्यों नहीं बोलते हो, बताओ। मैंने क्या ये बताया था? मैंने मैक्रोनी का एग्जांपल दिया था ना। क्या एग्जांपल दिया था मैंने? हम मतलब आधा चीज हम कर एक फंक्शन में रख देते हैं उसको, मतलब अभी तुम कोडिंग की बात मत करो, कोडिंग की बात मत करो, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाओ क्या होता है करिंग ये होता है कि एक चीज को हम 50% बना कर रखते हैं और करेंट टाइम पे जब जरूरत पड़ता है और 50% काम उसको पूरा करते हैं। थोड़ा और अच्छे से बोलो, मतलब घबराओ नहीं, बहुत सही बोल रहे हो, थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से बोलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने खाना बना के रखा है, हाँ, ठीक है। जब कोई
कस्टमर आता है हम क्या करते हैं उस खाना को गर्म करके कस्टमर को खिला देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज करिंग इन रियल लाइफ। ओके, अब थोड़ा सा कंप्यूटर की दुनिया में आते हैं। अब कंप्यूटर की दुनिया में ऐसे क्या काम हो सकते हैं जो मुझे पहले से करके रखने चाहिए, ठीक है, सो दैट यूजर का टाइम बचे। अगेन, ऐसे कौन से काम हैं जो मुझको पहले से करके रखने चाहिए सो दैट यूजर का टाइम बचे। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल, सॉरी यार कुछ लग गया था। रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स ओपन स्निच, ठीक है, कोई सा भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सेलेक्ट अ साइज, और ये छोड़ते हैं, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है सेलेक्ट अ साइज, ठीक है। अभी इन लोगों ने, इनको ऑलरेडी पता है कि लाइक से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ये साइज अवेलेबल है। मैंने मीडियम पे सेलेक्ट किया, आ गया, एल पे सेलेक्ट किया, आ गया, एक्सेल पे सेलेक्ट किया, आ गया। अब क्या हो, तुम्हें ये शर्ट बहुत अच्छी लगी, ठीक है, तुम स्निच की वेबसाइट में आए, तुमने खोला, तुमने इसको देखा, तुमने कहा वाओ यार ये शर्ट तो मुझे हर हाल में चाहिए। तुमने देखा सारे ऑप्शन इनेबल्ड हैं, तुमने अपना साइज सेलेक्ट किया एक्सेल, और यहाँ पे आ गया आउट ऑफ स्टॉक, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्निच के डेवलपर्स ने बटन की क्लिक पे एपीआई कॉल लगाई ये चेक करने के लिए कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। क्लिक करने के बाद पता चला कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस हैम्पर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम करीम का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो कि जैसे ही पेज लोड हो, तुम सारे बटन के साइजेस का एपीआई कॉल लगा के चेक कर लो। क्लिक करने से पहले ही तुमको पता चल जाएगा कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल में कौन सा साइज अवेलेबल है। जो अवेलेबल है उसको दिखाओ, जो नहीं है उसको हटा दो, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया है, बटन के क्लिक पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। जब मैं इस हैंडल ऑपरेशन सेलेक्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, ये मुझको सिंपली एक फंक्शन रिटर्न करके देगा जो कि बटन के क्लिक पे अटैच हो जाएगा, और जो काम मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न करने से पहले, ये काम वो आधा काम है जो मैं करना चाहता हूँ। अब वो आधा काम कुछ भी हो सकता है, एपीआई से डेटा लाना, कोई कैलकुलेशन करना, कुछ भी। अभी थोड़ा चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है। तो अभी अगर मैं, आई डोंट नो यार, किसी वेबसाइट में तो मैंने देखा था वो लोग ना क्लिक करने के बाद बता रहे थे कि कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। जैसे फ्लिपकार्ट ही है क्या? लेंस कार्ट है क्या? सर आपने एक वीडियो बनाया था शायद उस पे, राइट? अच्छा, नहीं, अब ये देख लो ना, देखो फ्लिपकार्ट का यूजर एक्सपीरियंस मुझे इतना बेकार लगता है ना भाई, ऐसा लगता है कि किसी बैक एंड भले ही अच्छा हो बट फ्रंट एंड किसी कॉलेज का प्रोजेक्ट लगता है। अभी मैं कहाँ गया, कलर चेंज कर रहा हूँ भाई, पेज क्यों रिलोड हो रहा है भाई, क्या है ये, लाइक सी, तो कितना बैड यूएक्स है भाई। अभी ये देखो कि क्लिक करने के बाद पेज रिलोड हो रहा है, बाय नाउ ग्रे में आ रही है, ठीक है। तो भाई लाइक से आउट ऑफ स्टॉक वगैरह या ऐसा कुछ दिखा दो, हर किसी को नहीं पता चलता कि भाई ग्रे है तो क्लिकेबल नहीं है। तो अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूज़र एक्सपीरियंस को इंक्रीज करती हैं। करिंग इज़ वन ऑफ देम। तुम्हें कभी ना कभी दिख जाएगा वो कार्ट वाला एग्जाम्पल कि भाई जब तुम क्लिक करोगे तब एपीआई कॉल चेक करके तुमको बताएगी कुछ अवेलेबल है या नहीं है। अमेजन वाले तो अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेंस कार्ट ही कर सकता है ऐसा। चेक कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। यहाँ पे सर आपने लाइक पे बटन पे शायद कुछ किया था, लाइक पे
हिट करे हुआ नहीं तो नहीं, वो लाइक तो अलग है यार, वहाँ पे तो वो अलग सिनेरियो है। बट यू गेट माई पॉइंट राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल ये कलर मुझे पसंद है ब्लैक वाला, मैंने जब क्लिक किया तो भाई बोल दिया इसने अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे तुम करिंग यूज़ कर सकते हो, आधा काम पहले ही कर लो। अब वो आधा काम क्या है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम काम करोगे वैसे वैसे तुमको पता चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए बोल लो छोटी छोटी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लो बनाने के लिए, ओके, और लग जाओ बनाने में। अगर नहीं बनाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन करो, इधर से उधर भेजो, कुछ भी बड़ा काम नहीं करना। अगेन अगर तुम रिएक्ट सीखना चाहते हो, तुमको कुछ बड़ा नहीं बनाना, तुमको एकदम छोटी चीज़ बनानी है, बहुत ही छोटी चीज़। छोटी चीज़ बना के ही सीखोगे। कैलकुलेटर बना लो, और लाइक से चेस बना लो, चेस लाइक से पूरा चेस। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लूडो बनवाऊँ, लाइक से फ्रॉम स्क्रैच वी क्रिएट अ लूडो गेम, ठीक है। बट अगेन उसमें तुम लोगों का साथ चाहिए। अगर इस तरह से इतना टाइम लगेगा ना चीज़ों में, तो हम नहीं बना पाएंगे। तो तुम्हें चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इतने में ही मैं क्लोज करता हूँ, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा। जब मैं नेक्स्ट हम मिलेंगे फ्राइडे को, तो आई विल एक्सप्लेन यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ रेड्यूसर, और जो भी बाकी हुक्स है वो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद इसी एग्जाम्पल को हम एक्सटेंड करेंगे, या तो कोई दूसरी और एप्लीकेशन बनाएंगे।